जो फेवर ऑफ वुमेन का लॉ है, जो जहां पर वुमेन विक्टिम कार्ड खेलती है। और I don't know. Being a woman, still I'll make this kind of a statement before you all, क्योंकि every woman जो है वो कहीं ना कहीं victim नहीं होती है। Outrating the modesty of a woman जो है वो सिर्फ दिखता कुछ है, होता कुछ है, और बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है। तो 354 तो मैं ऑलरेडी उस दिन कंप्लीट कर चुकी थी। अब यहाँ पे आपको सीसीटीवी कैमरास दिखते होंगे ऑन द स्क्रीन की, यहाँ पे आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा। आपको पता होगा कि कैमरा के पीछे होता क्या है, जैसे लड़कियां कपड़े चेंज करने जाती है, या फिर जो मॉल्स है, या फिर एनी प्लेसेस है जहां पर ये सब कुछ होता है। सो दैट्स द रीजन ब्लास्टिंग पॉइंट है पोर्नोग्राफी यहाँ पर, ब्लास्टिंग पॉइंट है सेक्स टूरिज्म यहाँ पर, ब्लास्टिंग पॉइंट है स्टॉकिंग यहाँ पर, ब्लास्टिंग पॉइंट है वॉयरिज्म यहाँ पर। अब बीएनएस के अकॉर्डिंग जो है, उसके अकॉर्डिंग मैं टोटली आपको न्यू वे से ले रही हूँ। आई एम नॉट टेकिंग द लॉ एज पर द ओल्ड वन। ठीक है, मेरा जो लॉ है ये बीएनएस के अकॉर्डिंग है। तो ये 354 आपके लिए है, पर बीएनएस में क्या है उसके हिसाब से चलेंगे अब हम। तो बीएनएस का हमारा जो फर्स्ट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड अ पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये वर्ड जो है ना, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड, बट द लार्जर पॉइंट अगर आप इसको समझने लिए जाएंगे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होती क्या है, इसके सेक्सुअल हैरेसमेंट के रेपोकेशंस क्या होते हैं, अगर असॉल्ट है, क्रिमिनल फोर्स है, तो उसमें क्या क्या चीजें आ रही है सेक्सुअल हैरेसमेंट में। फिजिकल कांटेक्ट की बात की जाती है यहाँ पर। दूसरा जो डिमांड होती है ना, वो सेक्सुअल फेवर्स से मांगा जाता है कि भाई हमको सेक्सुअल फेवर्स का जो डिमांड आता है। सेक्सुअल हैरेसमेंट का मतलब क्या होता है टू अ लार्जर एक्सटेंट, जैसे कि आप देखो पोर्नोग्राफी को लेकर, अगर हम उसको कुछ ऐसा पॉर्न वीडियोस दिखा रहे हैं जो लड़की के इसका नहीं है, उसके विल के अगेंस्ट है, उसके रिक्वेस्ट के अगेंस्ट है, उसको नहीं देखना है एंड शी इज नॉट इंटरेस्टेड, then also if you are asking her to see that kind of videos which are obscene, तो दैट इज अ सेक्सुअल हैरेसमेंट। और अगर आप वहां पर उसको कुछ सेक्सुअली कलर्स रिमार्क्स मार रहे हो, ऐसे कुछ ऐसी चीजें कह रहे हो जो अनवेलकम्ड है, जो कहीं ना कहीं सेक्सुअली हम लोग उन चीजों को ओवर टाइम कर लेते हैं कि नहीं भाई ये तो, देखा जाए सेक्सुअल हैरेसमेंट टू अ डीपर एक्सटेंट, जो भी मैन, यहाँ पर वुमेन को नहीं इंक्लूड किया देखा गया है। ठीक है, तो जो भी केस 354 एबीसीडी में बनेगा तो कंप्लीटली इन द फेवर ऑफ वुमेन 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 वुमेन। हमने ये भी डिस्कस किया था कि हमने सेक्शन 3 के जो हमारे सेक्शंस है, डेफिनेशन पॉइंट ऑफ बीएनएस, वो सेक्शन 35 के अंदर जो मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वुमेन का डेफिनेशन जो दिया गया है वो कहाँ पर है। अभी फिजिकल कांटेक्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है और उसके एडवांटेजेस की बात की जा रही है, जो कि अनवेलकम्ड है, अनएक्सप्लेड है, सेक्सुअल ओवरचर्स है। तो देखो यहाँ पर है ना, किसी को फिजिकली हम लोग ये करते हैं। फिजिकल कांटेक्ट का मतलब यही होता है कि हम लोग उसको अप्रोच करते हैं फिजिकल कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसका अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, उसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कराते हैं ऐसी चीजों में जो सेक्सुअल चीजें हैं जिसके लिए वो बिल्कुल भी रेडी नहीं है। उसके बाद में हम उसे डिमांड करते हैं सेक्सुअल फेवर्स की, कि भाई मुझे ऐसे करके दे तो देख मैं तेरा ऐसा करूंगा। तो आपको भी पता है वर्क प्लेस पे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसको डिस्कस करने के लिए। मेजरली तो ये वर्क प्लेस पे तो कॉमनली फाइंड आउट किया जाता है कि एक अगर सीनियर है और एक अगर जूनियर है, तो वहां पर जो जूनियर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, इन सब चीजों को लेकर सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, बुली किया जाता है, इंसान को इतना परेशान किया जाता है। तो वो जो रिक्वेस्ट वर्ड है यहाँ पर, तो जो वर्ड है ना और रिक्वेस्ट, ये तो एक्चुअली कहीं ना कहीं काउंट ही नहीं होती है। अगर आप बोलेंगे ना कि हमने रिक्वेस्ट की थी, तो वो रिक्वेस्ट कैसी रिक्वेस्ट हुई, हम डिमांड करते हैं। एक्चुअली वी डिमांड सेक्सुअल फेवर्स, वी डोंट रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। तो ये थोड़ा सा मुझे ना बहुत इडियोटिक लगा था इस चीज को ये करने के लिए कि व्हेन यू आर डिमांडिंग हाउ कैन यू रिक्वेस्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड रिक्वेस्ट। डिमांड में हम उसको बोलते हैं ये मेरे को चाहिए, मतलब चाहिए। रिक्वेस्ट में हम उसको बोलते हैं देगी क्या प्लीज। ठीक है, और हम यहाँ पर वुमेन्स जो है ना, उस रिक्वेस्ट का बहुत अनड्यू एडवांटेज लेती है। यानी हो सकता है कि समझो एक वुमन है, एक बॉयफ्रेंड है, एक गर्लफ्रेंड है,
वो लोग एक रिलेशनशिप में चल रहे हैं, ठीक है। आपको पता है इतना इजीली जब 164 का स्टेटमेंट होता है ना, जब वुमेन को 164 के स्टेटमेंट के लिए बुलाया जाता है, तो जब 164 स्टेटमेंट होती है ना, तो जजेस उनको ऐसे पूछते हैं, मतलब पूरा स्टोरी बताते हैं वो लोग। छाती दबाया, ठीक है, फिर मुझे धक्का दिया, मुझे गिरा दिया। तो उसमें कैसे वो अटेम्प्ट फोर्स और वो सारी चीजें, क्रिमिनल फोर्स को लेके आया जा रहा है, फोर्स को लेके आया जा रहा है, मोशन को लेके आया जा रहा है, तो वो सारी चीजों का कॉम्बो बनाकर यहाँ पर जो एफआईआर हो जाती है। तो जब जजेस है ना वहां पे पूछते हैं उनको कि भाई आपको क्या बोला गया था, किस तरह के सेक्सुअल फेवर्स मांगे गए थे, तो आपको जो एग्जैक्ट एफआईआर की स्टोरी होती है वही बतानी होती है ड्यूरिंग द 164 स्टेटमेंट। यहाँ पर अगर आपकी एफआईआर और आपकी 164 स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होती है, तो उसका बेनिफिट कौन लेगा यहाँ पे? एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं, क्या वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। 164 की स्टेटमेंट में जब एक्यूज जजेस लेगा मैडम। क्या, अक्यूज्ड अक्यूज्ड मैं समझी नहीं आप लोग क्या बोले। आरोपी लेगा ना मैडम उसका, अगर एफआईआर में और एक 164 में बयान सिमिलर नहीं होगा, उसका हाँ, बेनिफिट तो आरोपी को मिलेगा ना। वो तो है, वो तो है, उसको फेवर मतलब कहीं ना कहीं उनको ये मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप मुझे, मैं जो बेसिक क्वेश्चन पूछने की कोशिश कर रही हूँ ना, उस बात को पकड़ो कि अक्यूज विल टेक द बेनिफिट ऑफ डाउट। छोड़ दो, वो छोड़ दो, उस पे मत जाओ। मेरा क्वेश्चन क्या है, वुमेन एफआईआर देने के बाद में 164 स्टेटमेंट देती है, ठीक है, तो व्हाट विल प्रिवेल, एफआईआर के 164 स्टेटमेंट 164 और जो एफआईआर के कंटेंट्स है, जो आप बोल रहे हो ना यहाँ पर कि अक्यूज उस चीज का बेनिफिट लेगा, यहाँ पर अक्यूज बेनिफिट लेने जाएगा ना, तो प्रोसिक्यूशन उसको होल्ड करेगा कि हमने एफआईआर के टाइम पे ये बोला था, ये पुलिस की गलती है, उन्होंने वैसा लिया है। हाँ ये मेरे प्रोसिक्यूशन की तरफ से ये नहीं है, प्रोसिक्यूशन ने जो 164 का स्टेटमेंट दिया उससे ऑन रिकॉर्ड एज एन एविडेंस लिया जाएगा, एफआईआर को नहीं। एफआईआर इज क्या, एफआईआर एविडेंस है क्या? नो इज अ मैम पार्ट ऑफ एविडेंस, एफआईआर इज अ एविडेंस है एफआईआर या इज नॉट उसको, एडमिसिबल इट्स नॉट एडमिसिबल। तो व्हाट इज एडमिसिबल एज पर लॉ? 164 का जो स्टेटमेंट है 164 दैट इज, स्टेटमेंट है ना। एक सेकेंड ना, हाँ सत्या बोलो। सॉरी, आप स्टूडेंट का ही कॉल था, उनका ज्वाइन नहीं हो रहा था इसीलिए कॉल आया था। मैडम लेकिन 164 का बयान तो जो कंप्लेंटेंट है उसको देते नहीं मैडम, वो पैक करके रखता है ऐसे कोर्ट में, सीलबंद पैक करके ऐसे। 164 का जो स्टेटमेंट है वो क्या करते हैं? ऐसा सीलबंद पैक करके कोर्ट में रखते ना मैडम, पॉकेट में ऐसे देते नहीं इसको कंप्लेनेंट को, क्या उसने क्या बताया करके ऐसे कोर्ट में। आप कौन से जमाने में रह रहे हो? उसको नहीं देते तो फिर क्या प्रोसिक्यूशन नहीं अपनी स्टोरी को बजाएगी नहीं क्या? नहीं, एविडेंस के टाइम में देते मैडम, ओपन करते तब तक ओपन नहीं हाँ, करते। हाँ, लेकिन उसने जो स्टेटमेंट लिया रहता है तो उसका वकील लिखता नहीं है क्या वो स्टेटमेंट? क्या बोल रहे हो आप? हाँ मैडम। आपको पता है ना कि जब 164 होता है, तो जब ये जो कंप्लेनेंट होती है, उस समय उसका वकील जो होता है उसके साथ में होता है, वो नोट डाउन करता है सब कुछ कि क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है।
और उसके कंटेंट्स को रीड आउट किया जाता है। जज उसके सारे कंटेंट्स को रीड आउट करने के बाद में उसको फिर से सिग्नेचर लिया जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? उसको दिया नहीं देता है। मैम 164 के कॉन्सेप्ट को मैंने आप लोगों को एक पूरा वीडियो बना के बताया था कि यस 164 मैम का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज टू बी रेड इन टोटो। आप जो बोल रहे हो ना, आप बहुत लेमन लैंग्वेज यूज कर रहे हो आज राजेश। मेरे को थोड़ा सा गजब की बात लग रही है कि आपने क्या 164 स्टेटमेंट होते हुए सुना है क्या? मुझे एक बात बता दो कि हैव यू sat in the code and understood the contents of 164 statement? हाँ, माइक ऑफ है राजेश सर आपका। मैम हाँ हाँ सोनिया मैम। गुड हाँ मैडम। इवनिंग। मैम Good कभी evening. कभार ना ये जजेस जो कहते हैं ना, लाइक फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट्स द जज हाँ सेड 164 का स्टेटमेंट है जहाँ सेक्सुअल हरासमेंट हुई है, हाँ एंड स्टिल शी टोल्ड मी कि आई डोंट वांट यू टू बी देयर, शी इज एडल्ट, शी विल मैनेज। मतलब it was not allowed you to be with your client. Nobody, only judge and only she. You could have given an application to her. My हाँ client मैडम, is वो not दोनों comfortable in giving a statement. It is my duty that I, being an advocate on record, so I may be allowed to sit in the court for her statement. When she didn't allow you, you had an opportunity. वो नहीं करते तो उसको हम लोग दे रहे हैं ना, मतलब कि ओके टेक इट फ्रॉम मी, जब एविडेंस आएगा तभी हम हमारे मैम वो सामने ओपन करो ना। कई कई जजेस ऐसे होते हैं, like for instance Patil also, she doesn't take it. नो गिव एप्लीकेशन, नो गिव एप्लीकेशन दैट मेरे क्लाइंट को अगर समझो जो वो बोल रही है, ठीक है ना, वो तो लेमैन हो गई, उसको मालूम नहीं है कि लीगल लैंग्वेज में क्या लिख रहे हैं सामने से। स्टेनो ने कुछ मिस्टेक कर दी और समझो एक टाइपोग्राफिकल एरर है। हम जब चीज लेते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट कराते हैं विटनेस का, तो उसमें जो हमारा कुछ ऐसे रहता है कि हमको प्रिंट आउट दिया जाता है पढ़ने के लिए। उसके बाद जो मिस्टेक होती है या जो एरर होता है कि हमने ये बोला है वो नहीं लिया जाता है, तो उसको लेते हैं वो लोग। ठीक है, यहाँ पर तो क्या हो गया, पाटिल मैडम अगर नहीं ले रही है तो यू कैन गिव एन एप्लीकेशन टू हर ना। व्हाट इज द बेसिक थिंग व्हिच यू आर सपोज्ड टू डू? मैम ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड, करेक्ट, बट नहीं बोलते हैं तो क्या करेंगे। ऐसे हुआ है मैम, बहुत सारे जजेस ना, दे एक्ट वेरी स्मार्ट। एप्लीकेशन तो देंगे, दे विल नॉट टेक इट ऑल्सो। मेरा कहना क्या है, आपको एप्लीकेशन तो देंगे, अगर मैम आपको नहीं ले, एप्लीकेशन भी नहीं लेते हैं, मैं वही बोल रही हूँ, डीजे के पास भी दिया है मैंने उसके बाद भी अलाउ नहीं किए। ना, तब तक तो बहुत देर हो गई। शी टुक द क्लाइंट इनसाइड। अगर आपका स्टेटमेंट हो गया है, उसके बाद में आप उस स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड नहीं हो कहीं ना कहीं, ठीक है, आप जी हाई मैम। कोर्ट में जा सकते हो इस चीज को लेकर। हाँ ठीक है, वैसे तो किया है, वैसे किया है हाँ, मैम। हाई कोर्ट में बट जाने के बाद आप क्या करोगे? क्या करोगे हाई कोर्ट में जाने के बाद आप क्या करोगे? व्हाट ड्यू यू वांट टू प्रोसेस, फाइल? ड्यू प्रोसेस नॉट फॉलोड। दो ड्यू प्रोसेस नॉट फॉलोड, तो इस चीज को लेकर क्या 164 की स्टेटमेंट फिर से हो सकती है क्या? रिक्वेस्ट तो वही की है आपका हुआ है अलाउ वो? मैम, अभी तक नहीं। साइटेशन कौन सी दिखाई दी आपने? अभी तक नहीं दिखाई है मैम। रीटेकन फॉर 164 स्टेटमेंट, एक रीटेकन फॉर साइटेशन, एविडेंस, हाँ हाँ। तो वो नहीं हुआ है आपका अलाउ नहीं हुआ है, अभी तक तो चल रहा है। हाई कोर्ट के पास? हाँ एक मतलब मिनट में पेटेंट आपको ना एरर हो गया ना मैम, एक क्या बोल रहे हो आप? पेटेंट एरर हो गया ना ये। ऑफ कोर्स ये एरर तो है ना। एंड इन फियर इफ द पर्सन फॉरगेट्स टू से समथिंग, हम्म, नो नो लॉयर, मतलब कंफर्ट जोन है नहीं इतनी क्रिटिकल इशू के लिए। एक्चुअली तो हम लोगों को अभी मेरे सामने ही, मतलब कल की बात ही बता रही हूँ, 164 का स्टेटमेंट हो रहा था और
उसमें ऐसा था कि जो लॉयर था उसने बैंड नहीं पहना था। सिर्फ एक बात ऐसी थी कि उसने बैंड नहीं पहना था और ब्लैक कोट पहना था और एक मतलब शी वाज इन अ सिविल ड्रेस। ओके। उसको जज ने बोला कि यू स्टैंड आउट, तो उसने बोला सर 164 स्टेटमेंट है और मेरी क्लाइंट कंफर्टेबल नहीं होगी इस स्टेटमेंट को देने के लिए। जज ने बोला आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ यू। तो वो एकदम एस्टोनिश होकर देख रही थी, भाई वाई एम आई शी नॉट कंफर्टेबल विथ मी, मेरा क्या है उसमें, आई एम अ लॉयर। फिर जज ने मैम उसको बोला गो वेयर एग्जैक्टली बैंड एंड यही कम। होता है। होता है, यही होता है, लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए हम लोगों के पास रेमेडीज तो है ना। चलो लेट एंड लतीफ जो आप बोल रहे हो कि हमारा तो 164, लेकिन अगर वो वापस से हमारा स्टेटमेंट लिया जाता है 164 का, इवन दो कि द ट्रायल कोर्ट इज नॉट फॉलोइंग द प्रोसीजर ऑफ लॉ, और हमारा 164 को ये किया जा रहा है, तो क्या 164 में अमेंडमेंट नहीं होती है क्या? मैम वो सब बात की बात है, आई अग्री व्हाट यू आर सेइंग। मैं सिर्फ आपको फ्लॉ बता रही हूँ कि सम जजेस ये करते हैं और हैबिचुअली जहां भी वो जाते हैं ना, वो लॉयर्स को अलाउ ही नहीं करते। मैंने हाँ ये बताओ ना, हैबिचुअली देखा है। पॉस्को वाली अगर लड़की रहेगी 12-13 साल की जो बच्ची रहेगी, समझो एक बात है, या 16-17 साल की जो बच्ची है उसका 164 कराया जाता है, तो उसमें वो शी इज केपेबल ऑफ आंसरिंग वॉट एवर इट इज। रिंग तो अडल्ट ले लो, कोई भी ले लो, मेरे हिसाब से तो नहीं होता है मैम। आपका भी यही एक्सपीरियंस होगा। तो अगर मैं कल वही को बोल रही मुझे हूँ आप कि बोलोगे कि आप जाके स्टेटमेंट दे दो, इवन आई विल नॉट बी कंफर्टेबल। आई विल हाँ वांट नहीं पियो होता है वो, रत्नानी टू बी देयर विद मी। करेक्ट है ये बात, और इट मैं इज बोल वेरी रही हूँ ट्रू। जज को कि नहीं, मेरे लॉयर के बिना, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। आप हमको हैंड होल्ड करके नेक्स्ट लेवल रोज एक मोटिवेशन दे दे के हमको कोर्ट में खड़ा करते हो, उस भीड़ के बीच में खड़ा करते हो। उसके बाद जब ये स्टेटमेंट का टाइम आता है, उस टाइम जज अपनी चला लेता है। करेक्ट है। तो कहीं ना कहीं एक कुल्हाड़ी मार दिए जैसे जो होता है ना, यू आर वुंडिंग द केस विच इज ट्राइंग टू स्टैंड ऑन इट्स ओन 2 फीट। तो इसका क्या है रेमेडी? हाँ, अपील में जाएंगे, रिवीजन में जाएंगे, ये सब बात की बात है, अभी का क्या। सी अभी देखो, एक्चुअली ना इनका ये नाटक है कि इनका डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर चाहें तो आपको ले सकते हैं, ये चाहें तो आपको मतलब कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि नो यू आर नॉट सपोज टू कम बिफोर द कोर्ट, लेट हर गिव व्हाट, और जो भी है मतलब। तो उसको लेकर हम लोग तो एप्लीकेशन जो आप बोल रहे हो वो रिकॉर्ड पे नहीं देते हैं। तो एक गेम मैंने इसमें ये भी खेला था, मैंने पुरसीज दिया था, और उस पुरसीज को लेके मैं हाईकोर्ट चली गई थी। मैंने बोला कि ओके ना, यू डोंट पास एन ऑर्डर, इट मे बी टेकन ऑन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पर ले ले, फिर बाद में देखा जाए। और आप जो बोल रहे हो कि ये जो फ्लॉज है इसको कैसे ये ओवरकम करने की सिचुएशन आ गई, अगर वो मना ही करते हैं कि नो गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यू गो स्टैंड आउट, वॉट एवर वुड बी, ये मेरा है, हम लोग देख लेंगे, तुमको बीच में आने की भी जरूरत नहीं, जब व्हेन द ट्रायल कम्स यू कम एट दैट टाइम, इट्स 164 स्टेटमेंट दैट कैन बी गिवन बाय द कंप्लेनेंट एंड आई एम देयर टू वॉट एवर इट इज, जो भी है मैं हेल्प आउट करने के लिए तैयार हूँ। तो एट दिस पॉइंट आप एक कुर्सी दे सकते हो कोर्ट के सामने, उस पुरसीज के ऊपर वो कुछ ना कुछ तो ऑर्डर जरूर करेगी। और उस समय हम लोग कुछ, आप जो बोल रहे हो कि मैं डीजे को भी दिया है, तो डीजे को यहाँ पर पावर नहीं है इस चीज का बोलने के लिए कि दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट, कि उसका जो प्रोसीजर है वो जो सीख के आए हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास मैम यही है, जो आप बोल रहे हो ना कि रिवीजन अपील तो बात का स्टेज है, उस समय क्या करने का, तो उस समय हमको पुरसीज देने की यही रहती है, उसके अलावा हमारे पास कोई रेमेडी नहीं है। हाँ, तो मैम मैंने उसने ना पुरशेस भी नहीं ली। मैंने पहले एप्लीकेशन दिया, वो क्लर्क ने बाहर आके दिया, बाद में मैंने उसको पुरशेस में एप्लीकेशन कट करके पुरशेस में कन्वर्ट कर लिया, और नीचे लिखा हेंस दिस एप्लीकेशन की जगह हेंस दिस पुरशेस। मैम उसने क्या किया, ही सेज तुम्हाला एकदा सांगितलं ना द्यायचं नाही, सो आई टुक दैट एंड आई पोस्टेड इट। लिटरली मैंने उसको पोस्ट किया है उसको। हाउ डिड यू पोस्ट इट? Registered post via through दैट, registrar to the court and again to the court। अच्छा, you have done that procedure. जी मैम। Instead of हाँ which, instead of which you would have given application that I want to meet you in the chamber, फट जाती है उसकी, पता है आपको? मैम, वो तो ठीक है हम दे देंगे, बट ऐसे थोड़ी, इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस ना, इन द चेम्बर अलाउ नहीं होता है। इन द चेम्बर का Yesterday only I have met.
yesterday only I have met her in the chamber. मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ. पर Yesterday अलाउ I have करते met her हैं on क्या? the chamber. मेरे बिकॉज को मैं मिलता हूँ उससे. सलीम सर जो सेशंस में थे, उन्होंने एक को बोला क्या मिलना है, जो मिलना है आप ओपन बोलो, 164 में है ना, तो आई डोंट वांट टू कॉल यू इन द चेम्बर, खत्म हो गई बात. तो सुनो वो ना, मुझे ध्यान भी में रख के मुझे मैंने ये ये बोला किया. गया था ये ना, गलत है क्या उन्होंने मैम? मुझे डायरेक्टली ले लिया अंदर चेम्बर में. हाँ तो देन मतलब मैम यू सक्सीडेड, बट मुझे एक्सपीरियंस ऐसा नहीं था, और ये मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा था कि शी वाज एडमेंट, तो मैंने ये अडॉप्ट किया. तो वो उसका क्या हुआ आपका आफ्टर अडॉप्टिंग, की आपने रजिस्ट्रार के थ्रू उसको जो आपने नो, पोस्ट देन कराया है? वी वेंट इन दिस थिंग रिविजन ना. हाँ, देन इट इज ओके, यू वेंट इन रिवीजन, पर फिर भी उसने हाँ अलाउ तो नहीं किया ना. मैम, वी रिक्वेस्टेड आइदर वी मीट एंड एक्सप्लेन आवर केस, एंड प्लस क्लाइंट ने लिख के दिया, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई वुड वांट माय लॉयर. नहीं, इमीडिएटली उस पे टाइम भी देन डाला है मैम. देन तो शी और ही हैज टू, अगर क्लाइंट अपने ओपन से लिख के देते कि आई एम नॉट कंफर्टेबल इन, देखो उसमें बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमको बतानी होती है. कब हम लाइन भूल जाते हैं, कब हम कुछ भूल जाते हैं, तो उसका मतलब तो बेनिफिट तो अक्यूज लेके चले जाएगा ना, क्योंकि मैम 164 स्टेटमेंट तो बाइंडिंग हो गई आपके ऊपर. दो आपकी जो एफआईआर है वो बाइंडिंग नहीं है, वो अगर नहीं है, लेकिन 164 में तो हम ऐसे ही मर जाएंगे फिर तो. हाँ मैम वही तो है ना. नहीं, आपको वही जो आपने किया है ना, द फॉलोइंग प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करके ही काम किया है. सो आई वुड से कि इसके अलावा कोई रेमेडी नहीं है अपने लॉ के अंदर. हम लोग ये भी ऑड क्या बोल रहे सिचुएशन से गुजरते हैं ना, ये एक ऑड सिचुएशन हो गई, ये नॉन कंसिडरेट बिहेवियर हो गया. हैं? देखो हम लोग है ना, उनको फोर्स नहीं कर सकते ना. आई आप नो घर ना पे मैम. फोर्स कर मेरा सकते हो भी ना ना पानी पीने के लिए. मैम, फिर हम लोग ही लूज कर जाते हैं, तो मैंने क्या किया, अभी नॉन एविडेंस और इंटरप्रिटेशन पे ध्यान दूंगी मैं. अभी वो लेटर पार्ट हो गया ना, कि नॉन एविडेंस और इंटरप्रिटेशन पे आप लेके भी जाएंगे, खाली तो पर अपना फिर तो केस ही लॉस खराब तो हो हो गया ना गया फिर. ना मैम, हाँ, लॉस तो हो गया ना अभी मेरा. प्रोसिक्यूशन का तो लॉस एक्चुअली हो गया ना. तो आप फिर अब, विक्टिम को कॉम्पनसेशन लेके दे दो, इस चीज को लेकर एक एप्लीकेशन. हाँ मैं एक्चुअली वही पूछने वाली थी, पर हाँ, क्यों नहीं करेंगे, बिल्कुल. हमारे पास रेमेडी है ना, चलो ये नहीं तो ये सही, चलो हमको कॉम्पनसेशन दे दो. लॉस तो हुआ है ना विक्टिम के ऊपर, और उसका बेनिफिट तो अपने पास है कि चलो अपन कॉम्पनसेशन दे लेते हैं. ऐसा नहीं तो ऐसा मारेंगे, अक्यूज तो मरना चाहिए उस चीज के लिए. वो बैठ के एंजॉय करता है सालों से सालों, कंप्लेनेंट बैठ के बेचारे अपने सब कुछ काम छोड़ के खड़े हो जाते हैं सब कुछ करने के लिए, लेटर बाद उनको तो जस्टिस तो इम्पॉसिबल है. ये तो कितना अच्छा लगता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, पर जस्टिस किधर है? उसमें समझा हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं? यस मैम, यस मैम. क्या कहा हम लोगों ने, बताओ. ये जब ये जजेस जो हैं वो मना कर दें कि उनके साथ उनकी लॉयर नहीं बैठ सकती 164 के स्टेटमेंट में, तो उसमें एप्लीकेशन लिख के देने का है. कोर्ट को. यस मैम. और एप्लीकेशन नहीं लिख के देते हैं तो उसके लिए हमारे पास दूसरी रेमेडी क्या है? हाई कोर्ट. नहीं, पुर्सीज देने का पहले. उसके बाद दूसरी रेमेडी क्या है? रजिस्ट्रार के थ्रू उसको पोस्ट करने का वो सब चीजें. उसके बाद अमेंडमेंट मांगने मैम का तब उसमें. तक तो हो जाएगी ना 164 की स्टेटमेंट. अमेंडमेंट मांगेगा ना 164 के स्टेटमेंट में. मैम हमारे है पास एक ना. केस आया था, उसमें बोल रहा था क्या वो जो भी था इंसान, वो बोल रहा था कि उसका वो लड़की एक भागी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और आफ्टर दैट मिसिंग कंप्लेन रजिस्टर हुआ, उसके बाद वो बोल रही कि उसके साथ रेप हुआ है 164 के स्टेटमेंट में. तो अभी उसको जेल में पकड़ के ले गए हैं, अभी व्हाट टू डू. विक्टिम मतलब जो ये अक्यूज्ड है वो जेल में है अभी. यस मैम. उसका बॉयफ्रेंड जो है वो जेल में है अभी. यस मैम. और उसका मेडिकल वगैरह हुआ था? यस मैम, मेडिकल
मेडिकल नहीं हुआ था क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया था इसलिए। तो एमएलसी रिपोर्ट भी नहीं है मतलब उसमें? नो मैम। और ये आशाराम बापू के केस के जैसे उसको अंदर कर दिया गया यस मैम। विदाउट टेकिंग। आपको पता है ना कि उसने अगर बोल दिया कि रेप हुआ है और 164 की स्टेटमेंट में, एफआईआर में रेप नहीं बोला है और 164 की स्टेटमेंट में रेप बोला है। यस मैम, तो 164 प्रिवेल कर जाएगी, वो तो हमें मालूम है। तो हमने उनको एडवाइस किया कि इसमें पहले बेल की एप्लीकेशन देने के लिए, उसके बाद आगे का कुछ प्रोसीजर फॉलो कर। देखो एंटीसिपेटरी बेल तो मिलने से रही, यहाँ पे खत्म हो गया वो हो चांस क्योंकि गया, वो अरेस्ट हो बेल गया। तो हो गया, रेगुलर ही मिलेगी अब, तो मिलेगी तो। रेगुलर बेल भी आपको कब लगानी होती है? कब लगानी होती है? कौन से टाइम पीरियड में आप रेगुलर बेल लगवाओगी उससे? जब जेल जो हो जाएगी उसे। क्या क्या जेल हो गई? हो गई ना, उसको जेल हो गई, चलो। यस मैम, तो चार्जशीट लगा जानने सकते के हैं ना बाद फिर। मैडम। हाँ लगा सकते हैं बेल। कब मतलब कब बोलोगी उसको लगाने के लिए कि बस जेल गया और लगा? जैसे ही चार्जशीट जेल सबमिट हो होने के गया, बाद मैडम। रेगुलर का टाइम स्टार्ट हो जाएगा फिर। अच्छा, और अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो फिर? अपील। किसने बोला? सेकेंड बेल नहीं लगाओगी क्या? चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस? और अगर सरकमस्टांसेस चेंज करने के लिए कुछ है ही नहीं फैक्ट, तो तब तो अपील में ही कर जाना पड़ेगा ना। भले भले नहीं होने दो ना, हमको पता है ना चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस लेने का कैसे है। बाकी वकालत क्या कर रही हो बैठ के? चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस नहीं दिखाओगी तो बेल कैसे करोगी? और नहीं जाके तुम अपील में जाओगी? इतनी शानी बनोगी क्या? और इतने घुटने फास्ट टेक दोगी कि ओके गलती हो गई, आओ। वहां से बेल नहीं मिली है, सेकंड नहीं डाल के डायरेक्ट अपील में आ जाती हूँ। कितनी बेल डाल सकते हैं? आप बताओ, आपने तो पढ़ा है ना सीआरपीसी, मुझसे कितनी बार पढ़ा है, चलो बताओ कितनी बेल डाल सकती हो तुम? चलो फर्स्ट कितनी भी बता डाल सकते दिया, हो मैडम। सेकंड बता दिया मैंने, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, चलो नेक्स्ट। जितनी हो सके। कब तक डालोगी जितनी हो सके बताओ? एनडीपीएस के केसेस में क्या होता है? पैसे कमाते रहेगी उसमें मैडम, डबल डबल डाल के। ये एकदम परफेक्ट बात है, ये हुई ना मस्त वाली बात। ब्यूटी। मेरे को तो मजा आ गया ये उसमें। पैसे कमाती रहोगी, वैसे भी तो तुम्हें जज बनना है तो तुम्हें तो कमाना नहीं है। देखो मैं तुमको यहीं पे प्रोसीजर्स बता रही हूँ, जब तुम सीट पे बैठोगी वहां पे एलसीबी का कॉल दोगी कि नहीं दोगी? मैम हमारा सीआरपी से थोड़ा सा निकल रहा है दिमाग से। क्यों बाबू, इतना तो मैंने, इसके लिए तो मैं अभी बाउंसर फेंका तुमको। मैं सोचा देखूं उठू, उठाएगी क्या नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहे हो आप? चलो बताओ, ठीक है एक काम करते हैं, इनसे पूछ लेते हैं। कलंदर साहब कितनी बेल लगाई जा सकती है? ओपन हार्ट डिस्कशन है, करिए। कितनी बेल लगा सकते हो आप कोर्ट के सामने? मुझे उतना आइडिया नहीं मैडम। ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कोई है? सोनिया मैम बताओ कि आप कितनी बेल लगा सकते हैं हम लोग? मैम एक बार रिजेक्ट हो जाता है फिर अगला मैं तो अपील में जाऊंगी। क्यों सेकंड बेल नहीं लगाओगे चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस दिखा के? मैम अगर हो तो, नहीं हो तो मैं क्या करूंगी? अगर नहीं होने दो, चलो बीमार है, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस कुछ भी दिखा दो आप, नहीं हो तो क्यों? अब आप अच्छा, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस में आप क्या क्या फॉलो लेना चाहोगी? बेल लगाने से पहले कोर्ट जो देखेगी चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस में क्या देखेगी? मैम व्हाट मैं काइंड ऑफ केस चेंज ऑफ में सर्कमस्टेंसेस? केस में ही चेंज लाऊंगी, स्लिप ये करूंगी। क्या क्या, मैं समझी नहीं, क्या बोल रहे हो आप? कैसे फ्लिप मारोगे? मैम मैं केस में ही स्लिप अप्स दिखाऊंगी। मतलब आप सेकंड बेल नहीं करोगे, आप अपील में जाओगे? मैम अगर अगर मिलता है तो ही मैं करूंगी ना चांस। चेंज ऑफ अरे सर्कमस्टेंस होती है तो ही कर सकती हूँ ना। अरे 127 के अंदर आप चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस कैसे कर सकते हैं? आपने डॉक्ट्रिन ऑफ चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस तो पढ़ा ही होगा, मेरे को 100% मालूम है। मैम चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस में भी वैलिड रीजन अपील तो हो,
वरना कोर्ट बोलेगा कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, तो मैं क्या करूंगी? फिर आप अपील में जाना ना। हाँ, तो अपील मैं में वही बाद में बोल रही जाना। हूँ मैम, उधर माथा पर्ची करने से बेटर है एक बार ही ट्राई करो, एक बार समझ में आता है जज का एटीट्यूड क्या है तो आप ऊपर चले जाओ। नहीं, बट आप मेरे को एक बात बताओ कि मैं अगर मतलब मेरा ऐसे रहता है कि मेरा एक मोडस ऑपरेंडी है, मैं आपको ऐसे भी बोलूंगी कि चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो है, मेरे हिसाब से वो हम लोग सक्सेसफुल बेल जो लगाते हैं, हम सक्सेसफुल बेल एप्लीकेशन देते हैं कोर्ट के सामने, भले सर्कमस्टेंसेस में चेंज नहीं है, भले समझो सर्कमस्टेंसेस में चेंज नहीं है, तो आप सक्सेसफुल बेल एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो क्या विदाउट चेंज इन सर्कमस्टेंसेस? मैम करा सकते हैं डेफिनेटली, बट फिर अगेन हम ये मतलब बार बार तो एप्लीकेशन नहीं लगा सकते ना। अरे ऐसे क्यों नहीं लगा सकते? मेंटेबिलिटी है ना, आप मैम सक्सेसफुल मेंटेनेबिलिटी है, लेकिन मैं कितनी दफे लगाऊंगी? मैं एक बार ही थोड़ी लगाऊंगी मैम। मैं बोलूंगी चलो एक बार हो गया, सेकेंड एप्लीकेशन, थर्ड एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाएगी तो अरे मुझे आप हायर अप जाना ही, अरे या आप तो अगर आई हैव समझो टू जब वेट फॉर कंक्लूजन ऑफ सेंटेंस, नो नो कंक्लूजन ऑफ नो टर्म। why conclusion of term, why conclusion of sentence, I would say so here। मैं सॉरी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये कर रही हूँ, नहीं लेकिन नहीं मेरा मैम, एक्चुअली आई गॉन एन अपील ओनली, क्योंकि एक जज ने तो इतना सताया कि आई सेड कि इधर टाइम वेस्ट करूंगी, तो ऊपर मुझे रिलीफ मिला मैम, जो वो नीचे तो नहीं चलो मिलता आपका, था, वो तो वरना चलो मेरी एक आपका में बेल नसीब, हो गई है। वो आपका नसीब था कि आपको मिल गया। मैं सक्सेसर बेल हाँ लगा के सक्सेसर बेल एप्लीकेशन लगा देती, और प्लस में मैं क्या करती, भले समझो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस नहीं है, मैं ये वेट करती अगर दूसरा जज आता है उसको बट्टी बढ़ा के निकाल देती मैं वहां से। मैं तो वेट करती हूँ कि फटाफट चेंज हो जाए। जैसे देखो आपको रोटेशनल होता है, हमको ठीक है चेंज होता है, तो उस चेंज में मैं उसको मार दिया ना उधर, हम लोग वो चेंज भी तो ले सकते हैं। अपील में जाने के लिए आपको हर बार थोड़ी है, नहीं तो फिर आप हाई कोर्ट चली जाती हो। अगर अपन मैम, वहां पे अपील में नहीं जाके हाई कोर्ट, फिर आपको हमारे पास रेमेडी हाई कोर्ट जानी रहती है, यहाँ का पैसा हमारा ऐसे ही मर जाता है। हाँ यहाँ अगर सक्सेसिव करते हैं तो आप तो डबल रह पैसे जाता कमाते है, हो। पर अदरवाइज मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज तो चलो आपकी बात मानी मैंने, लेकिन सक्सेसेस में जो जो पैसा है ना, वो तो आपको उधर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप हार चुकी हो। वो कहीं ना कहीं वो एक क्लाइंट जो है ना, उस इससे आता है आपके पास एक माइंडसेट में कि अरे इधर तो हार है, ऊपर क्या करेगी। ऐसा ऐसा मैंने बहुत जज किया है चीजों को। तो उसमें मैं ऐसे लगाती हूँ, दो सक्सेसिव लगा के उसमें मैं ना एक में नहीं गया तो दूसरे में लगा के, दूसरे में नहीं गया तो चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस दिखा के भी मैं अटैक करती हूँ। हाँ मैम, डेस्टिनी, दो बारी से ज्यादा तो मुझे नहीं लगता लगा सकते हैं, बट चेंज में 2 बार लगा सकते हैं ना। अरे आप चेंज में तीन से चार बार लगा सकते हो, क्या बोल रहे हो? मैम चेंज में मैम ये मुझे हाँ नहीं पता था 3 से 4 बार, हाँ मैंने लगा 2 लगा बार सकते हो लगाया आप। है। नहीं 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 नहीं, चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस है ना, लगाओ आप बेल। अरे मैंने तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकती हूँ मैंने क्या तो क्या बड़ा गेम खेला था, जिसके लिए तो मेरे को अटकाया भी गया था, मैं अटकी नहीं थी, बस अलग बात है। मैम अच्छा हम जो ये लेंगे, बेल की एप्लीकेशन देंगे, तो हम एफआईआर की कंटेंट्स पे देंगे। हाँ 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 पूरा गेम कितना यस गेम। मैम मैं गैप्स पे खेलती हूँ, मैम। बट अदरवाइज मैं एक अंदाज लेती हूँ अगर हो सकता है तो, वरना मैं हायर चली जाती हूँ। वो तो तो देखो, मैम आप अगर हर हम किसी की लॉयर का स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस है कि वो कैसे जाना चाहता है और कैसे नहीं। बट मेरी जो मैंने मेरे लाइफ में जो मैंने प्रैक्टिस करी है इतने दीज मेनी इयर्स, तो उसमें मैंने ना ये सब छक्के पंजे खेल के देखे। तो उसमें ना मेरे को रिजल्ट्स जो है ना वो बहुत सेफर आता था, rather देन अपील में जाके मरने से। ऐसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, हर किसी का अपना स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस होता है। बाकी आप बोल रहे हो ना कि आप दो लगा सकते हो तीसरी नहीं, तो किसने बोला ये बात भाई? करेक्ट मैम मैम। अगर हम बार बार चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस करेंगे तो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा ना उनको नहीं, सक्सेसिव अक्यूज पहले एक ले लो, दूसरा सक्सेसिव डालो, तीसरा चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस में फेंको। जॉब
ऐसे नहीं होता बेटा, लॉ ऐसे नहीं होता है, लॉ को घुमाया जाता है, मैम चीजों वो को वॉइस घुमाने आ का रही है तो। पीछे से, पता नहीं। हाँ अब ठीक है, अब बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि जो बेटा चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस होता है ना, दैट इज हम लोगों का जो यू नो यू प्रैक्टिस एंड यू प्रीच, सो दैट इज अप टू यू, हाउ डू यू प्रीच एंड हाउ डू यू प्रैक्टिस। तो ये हमारा जब आप मैदान पे उतरोगे ना, जब आप लॉ फील्ड में उतरोगे, तो ये देखो अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को इतना सब कुछ 164 की स्टेटमेंट में लेके, सेक्सुअल हैरेसमेंट में लेके चल रही हूँ, जहां पर मैं फिजिकल कांटेक्ट, एडवांटेज, इन्वॉल्विंग अनविंकल, सब चीजें आप लोगों को एक एक, एक पॉइंट को ओपन कर रही हूँ यहाँ पे। तो दैट इज द रीजन बिहाइंड कि आप जो जिस चीज को देखो, हमारे एक्सपीरियंस से हम बोलेंगे कि हमने ये चीजें की है। जब तुम खुद उतरोगी ना और खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करोगी ना, देन देखो अभी अभी मैम ने क्या बोला कि मैं बेटर प्रैक्टिस करना चाहूंगी, कि मैं अपील में जाना प्रेफर करूंगी रेदर देन मैं यहाँ पे माथाकुड़ी करने से। करेक्ट है, मैं बोलूंगी करेक्ट है, उनका जो ओपिनियन है ना सही है, कि यहाँ पर हम ट्रायल कोर्ट के पीछे कितना लगने का, जब भी हम लोगों को पता है कि उनका वो जो माइंड सेट है कि वो उसके आगे नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन अगर हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो ना कि हम उसको माइंडसेट भी उसका चेंज कर सके और कहीं ना कहीं उसको डिप्लोमेटिकली फंसा सके, तो ये हमारा मोडस होना चाहिए। मेरा मोडस ऑपरेंडी यही रहता है, मैं ट्रैक करना पसंद करती हूँ रादर देन जो मैम बोल रही है ना कि मैं खेलती हूँ ऐसे ज्यादा ये करके, मैं साइड्स पे खेलती हूँ। तो मैं साइड्स पे खेल के सामने से खेलती हूँ, सामने से खेल के अटैक करके ट्रैप करती हूँ। तो ये हर किसी का अपना अपना प्रैक्टिस वे है करने के लिए। तो हम सिर्फ एक बेल लगा के ट्रैप नहीं करें, मैं तो ऐसे बोलूंगी 2 से 3 बेल लगा के अगर आप ट्रैप कर सकते हो तो यू कैन अर्न योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पे अच्छा आप कर सकते हो। और अपील में जाने के बाद में भी कैसे कैसे कभी कभी जजेस का जो ओपिनियन फॉर्म होता है ना, वो डिफरेंट भी होता है, कभी कभी वो ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को चिपका देते हैं। अब आप अगर देखोगे ना यहाँ के जजेस की जो ये है, हमने स्टडी कर रहे थे हम लोग कि ये जज का जो ओपिनियन है ऐसा रहता है, इसके बाद ये फॉरवर्डली ऐसे चलता है। तो मैंने कहीं ना कहीं ऐसे भी देखा है कि ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो चिपकाते हैं, ऊपर के अपील में जाके चिपका के दे देते हैं, तो उसमें भी फंसते हैं हम लोग। तो उसके बाद मेरा ऐसा कहना होता है कि जब हम सारे डॉक्टर्स के पास चले गए, उसके बाद हमको बड़े डॉक्टर के पास जाना है, तो पहले नीचे के डॉक्टर्स को कंप्लीट करके जाए। उससे हमारा क्या होगा कि हम लोगों को पता है कि और एडवांस आप समझेंगे कि ये पॉइंटर्स पे हम लोगों को काम करना है और जजेस को इस पॉइंट पे कन्विंस करके नीचे लेके आने का। बेसिक बता रही हूँ मैं आपको, बेसिक। मैम रेगुलर बेल 164 के स्टेटमेंट के बाद मिलती है ना? आप अभी ना उस पे नहीं आ रही हूँ मैं, अभी रेगुलर बेल में 164 की स्टेटमेंट के बाद कब आती है कब नहीं आती मैं ये नहीं बताऊंगी आपको, दैट आई विल कम टू यू लेटर। वो उसके लिए मेरे पास बहुत टाइम चाहिए आपको पूरा एक्सपांडली बताने के लिए, बताऊंगी मैं, डोंट वरी। ओके चलो अब यहाँ पे आते हैं, ये मेरा रह जाएगा नहीं तो। फिजिकल कॉन्टैक्ट एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम्ड एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल और, देखो यहाँ पर है ना अनवेलकम भी बोला जा रहा है, इन्वॉल्व भी बोला जा रहा है, और ऊपर से फिजिकल कांटेक्ट की बात की जाए तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत होती है या नहीं होती है, एक चीज। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट का टच जरूरी होता है क्या, लड़का लड़की को टच करे तभी सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है? नो नहीं मैम। ना, नॉट नेसेसरी। ठीक है, वेरी गुड। तो देखो यहाँ पर डिमांड की भी बात की गई, रिक्वेस्ट की भी बात की गई है। तो एक्चुअली तो ये फॉर्म ऑफ रिक्वेस्ट तो है ही नहीं, ये एक्चुअली फॉर्म ऑफ डिमांड है। यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट नहीं करा जाता है, और लड़का का लड़की को बोला आती है क्या, चलती है क्या, दिस इज नॉट काइंड ऑफ अ रिक्वेस्ट व्हाट ही से, है ना। रिक्वेस्ट मीन्स कि अगर हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू वो सर्टेन एक्सटेंट जाके कि नहीं देगी तो मैं समझो अपने आप को कुछ कर दूंगा, मैं सुसाइड कर दूंगा। जैसे कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के बीच में कैसे रहता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ है, आपने वो केस तो स्टडी किया ही रहेगा, मैं आपको जस्ट उसके करक्ट बता देती हूँ कि हस्बैंड एंड वाइफ है, उसमें हस्बैंड ने वाइफ को फोर्सफुली असॉल्ट किया, असॉल्ट करने के बाद में उसने ये एंगल दिखाया कि उसने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, तो जज ने कहा ये तो कल्पेबल होमोसाइड भी नहीं है, ये मर्डर भी नहीं है, और इसके अंदर देखा जाए तो ये असॉल्ट का ज्यादा फोर्स है, तो इसके लिए क्या है, उसने अगर झूठे जो भी एविडेंसेस दिए है तो बस उसको लेकर, फॉल्स एविडेंस को लेकर उसको ये कर दिया गया, कन्विक्शन कर दी। ऑन द कॉन्ट्ररी एक्चुअली इट इज अ मर्डर, क्योंकि उसमें सुसाइड आ गया। ठीक है, सुसाइड आ गया। तो ये भी चीज ऐसे ही है कि हम लोग जब उससे सेक्सुअल फेवर मांगने जाते हैं तो उसको कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर उसको इस एंगल को चेंज करने के लिए, ये एंगल को चेंज करने के लिए उसने सुसाइड का सारा क्राइटेरिया लेके आया। और यहाँ पर उसने क्या कहा है कि डिमांड और रिक्वेस्ट की बात करें तो यहाँ पर डिमांड ही होती है, कोई रिक्वेस्ट नहीं होती, क्योंकि अगर रिक्वेस्ट होती तो वो
कहीं ना कहीं कंसेंट से होती, वहां पर नो कंसेंट की बात ही नहीं आती। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टिंग डिमांड और रिक्वेस्ट यार। समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रही है राजेश? मैम क्लियर हो रही है? मैम अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो और वो बंदी जाकर सुसाइड कर ले, तब उस पे चार्ज नहीं लगेगा ना मर्डर का? फिर कैसे लगेगा? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया ना, कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर को लेकर कैसे जजेस ने सुसाइड लेकर और उस चीज को चेंज कर दिया। तो दैट इज ऑन द बर्डन किसके ऊपर है? प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने का है, बियॉन्ड द बेनिफिट ऑफ डाउट। ओनस किसके ऊपर है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है पहले। प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव स्टोरी, जो भी स्टोरी लेके आया है वो जो भी बोल रहा है। ठीक है, यही तो आर्ट है यहाँ पर, कि वो कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर नहीं टर्न होके 304A के अंदर सुसाइड का पूरा ये गेम कर लिया। गेम करने के बाद में उसने बोला कि भाई ये तो होता ही नहीं है, ना कल्पेबल होमोसाइड है ना मर्डर है। यहाँ पर तो असॉल्ट की बात आ जाती है, यहाँ पर तो सुसाइड की बात आ जाती है। क्या हो गया? वो वहां के क्लचेस से अपन बाहर निकल के आ गए। तो यहाँ पर डिमांड और रिक्वेस्ट के क्लचेस से कैसे बाहर आ रहे हैं? सेक्सुअल फेवर्स जो बोल रहे हैं, और उसके बाद में वो सेक्सुअल फेवर्स करने के लिए वो रिक्वेस्ट कर रहा है, कर 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 मेरे साथ, और उसके बाद में सामने वाली बंदी जाके रिक्वेस्ट नहीं मानते हुए जाके सुसाइड कर लेती है। ये बंदा होता कौन है मेरे को ये बोलने के लिए? तो उसके एंगल को यहाँ पर क्या लिया जाएगा? लेके आएंगे क्या 74 के अंदर? लगाएंगे क्या 74 इधर? 74 तो लगेगा ही लगेगा मैम। वो हम कह रहे थे कि मर्डर भी लगेगा क्या, क्योंकि उसकी वजह से किया ना उन्होंने सुसाइड। तो वो अबेटमेंट हो सकता है, अबेटमेंट टू सुसाइड। मैम 74 कब लगेगा? when there is sufficient reason to believe that this man has asked for these kind of favors या insulted, अब समझी तब ये पुष्पा? लाएगा। ये समझ जो मैम बोल रही है ना अभी, जो मैं तुमको रोक रही हूँ, सुन मेरी बात जो तुम बोल रही हो, ये तब लगेगा बेटा 74। सेक्सुअल फेवर्स की बात जो यहाँ पर बहुत वाइडली मैं कहूँ, सेक्सुअल फेवर्स, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर होना। अगर दिस इज मिसिंग देन 74 हैज नो रीजन टू पुट। फिर 74 खत्म हो जाता है, वहां पर एग्जॉस्ट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है वहां से। आ रहा है बात ध्यान पे? कोशिश करो समझने के लिए। ये बहुत वाइडर सेंस में एक्सप्लेन करने की बात है, जो मैं आपको धीरे धीरे फिर से बताऊंगी। डोंट वरी, पैनिक मत हो, खाली धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, ठीक है? मैम सेक्शन 74 में न आने के लिए the very sad part is police also advise the person to harass in that manner and not get caught in 74. 74 से बचने का बहुत इजीएस्ट वे है। बचने के लिए भी या मेंटली हरास करने के लिए भी। पुलिस को पता है जनरली women वीक होती है मेंटली इन दीज लाइन्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो वो तो इसको आड़ा टेढ़ा करके निचोड़ मरोड़ के उसके बाद कहते हैं नहीं पर ऐसा हुआ आप ऐसे करो। तो जो विक्टिमाइज करना चाहता है अगर पुलिस से एडवाइस लेता है तो वो बहुत अच्छी तरह से मेंटली हरास कर सकता है विद ऑब्सीनिटी विद ऑल दिस अंडर 74 एंड बच के भी निकल जाएगा। बिसाइड्स द पॉइंट, यस मैम, यही हम कह रहे हैं। आराम से, ये सही है, ये आराम से निकलने वाली बात है। दैट इज करेक्ट, ये मर सही भी जाएगा इंसान और चार्ज भी नहीं लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। ये तो मैं तो यही बोला ना इसके लिए कि 74 जो है ना, दिखता कुछ है, होता कुछ है और लगता कुछ है। ये 74 की खासियत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शोइंग अ पोर्नोग्राफी अगेंस्ट द विल ऑफ अ वुमेन। ठीक है, पॉर्न वीडियोस दिखा के उसको जबरदस्ती वो सब ऑब्सीन वीडियोस दिखाना। ठीक है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। ना व्हाट आर कलर्ड रिमार्क्स? COLOURED। कलर्ड रिमार्क्स क्या होते हैं? व्हाट आर कलर्ड रिमार्क्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। मैम सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स का एक नया ट्रेंड चल रहा है। मान लीजिए जो अंडरवर्ल्ड लैंड ग्रैबर्स होते हैं उस प्रॉपर्टी पे अगर विमेन होती हैं जिनकी प्रॉपर्टी है तो वो इस तरह के रिमार्क्स का इतना बेहतरीन। क्या 74 आपने लगवाया क्या फिर उसमें? नहीं, मैं मेरे एक्सपीरियंस से मैं बात कर रही हूँ आपको कि जो व्हाइट कॉलर्ड क्रिमिनल्स होते हैं उनके पास भी लॉयर्स होते हैं जो कहते हैं कि अरे आप ऐसे करो, यू विल गेट रिड ऑफ दोज वुमेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी।
That's sexually colored remarks. Yes, that, and it's very cheap. It's very obscene. But do you It, think that 74 फिर पुलिस वाला ये सब चीजों के लिए 74 लगा देता है sexually colored remarks, though it is a critical point to understand कि भाई वो नहीं मैम, मैं सिर्फ आपको जो जो केस में मेरा एक्सपीरियंस है फॉर ये लर्निंग सेक मैं बोल रही हूँ, और कुछ नहीं नहीं नहीं। ट्रू 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 नहीं 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 सोनिया मैम, आप मुझे गलत समझे। मैं इनफैक्ट आपको पूछ रही हूँ, मतलब आपको क्या लगता है कि जो सेक्सुअली कलर्ड नहीं रिमार्क्स है ये पुलिस नहीं, वालों को ध्यान अगर पे अगर आती है क्या? पुलिस वाला पैकेट्स लेता है वो 74 में कभी नहीं बिठाएगा मतलब 74 को लगाना वेरी मैम। वेरी 354 में भी डिफिकल्ट। नहीं बिठाएगा, नहीं बिठाएगा, नहीं बिठाएगा 354 में 350। भी नहीं बिठाएगा वो वो तो वो बोलेगा है ही वो नहीं। वो मैम वुमेन को कस्टोडियल रेप उस है क्या? तरह से रिलीफ मिलने ही नहीं देता है। माई एक्सपीरियंस विद सर्टेन पुलिस स्टेशंस, फॉर इंस्टेंस द वेरी हाई पेइंग एरियाज ऑफ पूना, ऐसा है अगर रीडेवलपमेंट में जाती है या न्यू प्रॉपर्टी है, वहां पे वो पुलिस कहती है नो तुम प्रूव करो, भले ही सारी चीजें दिख रही हैं आपको, लेकिन फिर भी वो पुलिस वाला वुमन को इसमें कभी भी नहीं ले जाता है। पैकेट मिला और फ्री हो गया ना, ऐसे करेक्ट। हो गया ना। पुलिस वाले आजकल ऑन रोल्स होते हैं। ऑन रूल्स, विच काइंड ऑफ रूल्स जो ब्रेक मैम किया ऑन जाता है? ऑन 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 एम्प्लॉयमेंट रोल्स विद बिल्डर्स, ऑन एम्प्लॉयमेंट रोल्स विद लैंड माफियाज। करेक्ट। ये फैक्ट है, और ये हम लॉयर्स को समझने की जरूरत है अगर आपको जस्टिस दिलाना है तो। डबल एज स्वॉर्ड कैसी होती है, एक्सपीरियंस नहीं है तो हवा में बात करके फायदा नहीं है। तो अगर मैं कहूँ फक ऑफ, तो ये सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क नहीं हुआ? हाँ, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क यस हुआ, मैम। लेकिन उसमें आपका इंटेंशन नहीं था, यू हैव जस्ट यूज्ड इट। तो ये तो फिर 74 यहाँ पे भी नहीं लगेगा, यू हैव जस्ट यूज्ड इट बाय सेइंग फक ऑफ, हाँ, मिडिल फिंगर बिकॉज दिखा दिया। हाँ, नहीं इंटेंशन है या नहीं कोई बात इंटेंशन नहीं। है। नहीं वो यूज किए तो लगता है 74 तो नहीं लगता। नहीं लगता है, नहीं लगता है। अब जो फक ऑफ के बारे में मैं यहाँ पर इतना ओपनली बोल रही मैम हूँ ना। अब वो ओपन स्लैंग हो गया है, यस, तो वो करेक्ट। हाँ। तो वो 74 केस पे हम जो बोल रहे हैं ना कलंदर साहब, इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हो कि लग जाएगा। लेकिन सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क में क्या आएगा कि जैसे मानो एक बिल्डर ने किसी सीसीटीवी वाले को पकड़ा है और बल्क में वो हिडन कैमरास आपके छत में आपके कहीं भी लगाते हैं, विच यू आर नॉट अवेयर ऑफ, एंड देन यू put speakers around the house in which others are aware, and then you openly talk about that woman's private parts या changing of clothes to insult her, वो Correct. सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स आजकल के दौर में किए जा रहे हैं। देवेंद्र कुमार ये शर्मा का केस लॉ एक का बात कर हाँ, रहे हो ये आप, एक स्टेट ऑफ चेन। मध्य प्रदेश। करेक्ट मैम, और ये पूना में भी बहुत हो रहा है, कोंडवा में हो रहा है, पाषाण एरिया में हो रहा है, इसीलिए बनगाड़ तो मैंने लश्कर में हो रहा है। करेक्ट 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 हाँ। मैम ये अपना लश्कर है ना, जो बंगलोज है, आर्मी बंगलोज, आर्मी इज एक्वायरिंग बैक, उस तरफ से मैम, जहाँ अपना एएफएमसी साइड नहीं क्या मैम, एएफएमसी साइड हाँ के अभी हाँ एक्वायर हाँ हुए, हाँ। वहां पर भी ऐसे 7-8 केसेस हुए हैं। ये तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन इसको लगवाना सबसे डिफिकल्ट पार्ट है फ्रॉम पुलिस वाला। दिस इज व्हाट आई कॉल ए 74 सेक्शन। मेरे को तो पता है 354 होने दो, ए बी सी रहने दो, जब तक आपके पास कुछ ऐसा ये नहीं है तो भूल ही जाओ। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर, रिमार्क्स एंड ऑल दिस एंड दैट, इट इज जस्ट बुकिश। सॉरी मेरे से वो बटन प्रेस हो गया, ये मैम सिर्फ बुकिश है। लेजिस्लेटिवली लेजिस्लेशन का इंटेंशन वुमेन को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना था फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन, फॉर द टाइम बिंग लेकिन होता है क्या? लेकिन आप बताओ। नहीं मैम, नहीं हो रहा है।
वो सिर्फ और दिखने में अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ, और अगर मानो पुलिस वाले ने कर भी दिया तो भी वो इन्वेस्टिगेटिवली इतने वीक कर देते हैं, क्योंकि हर पर्सन लॉयर नहीं होता और हर लॉयर इतना इंटरेस्टेड नहीं होता। आपको पता है बहुत सारे लॉयर्स को इनसाइड द जो सेक्शन का पोस्टमार्टम है वो कभी करते ही नहीं है। ये पॉइंट है, इसमें ये पनिशमेंट है, इतना फाइन है, उससे ज्यादा उनको क्रक्स ही नहीं पता होता है कि वो बिहाइंड द थिंग वो एक्चुअल स्टोरी क्या है, कि एग्जैक्टली सेक्शन का एक एक वर्ड और अ और ध भी हमको क्या बताने की कोशिश कर रहा है। वेरी लिमिटेड ऑफ लॉयर्स जो इतना स्टडी करते होंगे, मुझे नहीं मालूम है, पर मेरी नहीं सीनियर मैम, किया नहीं करती नहीं नहीं, नहीं करते हैं मैम, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। आई एम टेलिंग यू, जो बहुत सीनियर लॉयर्स होते हैं, जो वो पैशन की वजह से नहीं, उनके फादर का ब्रांड हुआ है या किसी और के ब्रांडिंग की वजह से वो आते हैं, उनका पैशन बस नहीं है, बस। वो इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं। आज आपका पैशन दिख रहा है, आज पीयू रत्नानी का पैशन दिख रहा है, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा मैंने है नहीं देखा है, मैम, मैंने देखा है ऐसा ना तो कि है वो लोग नहीं। सिर्फ, आप जो बोल रहे हो ना, रियलिटी यही चीज है कि दे ब्रिंग द ब्रांडिंग देयर और उस चीज का वो मजा लेते हैं। फादर या मदर जो भी है वो बिहाइंड द पिक्चर होते हैं, कि उनको कहीं ना कहीं गाइडेंस इतना स्ट्रांगली मिलता है उस चीज को लेकर कि उनको कुछ उस बात का टेंशन ही नहीं रहता है कि कैसे कराना है, क्या कराना है, बस दे नो अबाउट इट। पर दे विल नेवर गो द डिटेल डेप्थ की एग्जैक्टली वो क्या है और क्यों नहीं किया जा रहा है। मैंने तो बहुत मेरे टेन्योर में देखा था कि क्लोजर रिपोर्ट का मतलब नहीं पता होता कि क्लोजर रिपोर्ट क्या होती है, पुलिस वाले क्लोजर रिपोर्ट कब देते हैं, मतलब मैम पुलिस वाले तो क्लोजर रिपोर्ट एनी टाइम देते हैं, उनका तो प्रोसीजर है ही नहीं। वो उनका प्रोसीजर ये है, पैसे लो और क्लोजर रिपोर्ट दो ना। हाँ, एक पैकेट चले गया, क्लोजर रिपोर्ट ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो मैम अगर आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है क्लोजर रिपोर्ट का और इन बिटवीन केसेस का, आपने ग्राउंड रियलिटी कभी देखी नहीं है कोर्ट उतार के, आप कभी पुलिस स्टेशन गए ही नहीं हो, आप हमेशा कोर्ट में ही चले जाते हो, तो आप एक आइवरी टावर के लॉयर हो, ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट है ये बात, इट इज वेरी ट्रू एंड आई एडमिट दैट फैक्ट। वो बिल्कुल मेरे को एकदम देन हार्ट टचिंग लग रहा है आप जो बिल्कुल बोल रहे हो, इट इज वेरी यस, डिफिकल्ट। एंड मैं टुडेज टाइम जो लॉयर्स आ रहे हैं, इवन इफ यू कैन सी द जजेस जो कि ट्रायल कोर्ट में बैठते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं है। करेक्ट मैम, मैं आपसे इतना बात करती हूँ मैम क्योंकि एक तो आपकी नॉलेज बहुत है, और आप आपके साथ ऐसा शेयर करना होता है, और जहाँ डाउट भी होता है ना मुझे, वो क्लियर हो जाती, नहीं मैंने कोई गलती नहीं की ये सब करने में, ये नहीं, होता ऐसे है। कुछ नहीं है सोनिया मैम कि मेरा नॉलेज वास्ट है, हम लोग अभी भी लर्निंग प्रोसेस में ही है। नोबडी कैन से दैट कि मुझे सब आता है। मैंने जिस दिन ये बोल दिया मेरी प्रैक्टिस खत्म हो गई, मैं तो ये समझूंगी। हाँ, बाकी आप जो ये कह रहे हो ना कि हम लोग जो कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशंस करते हैं, बहुत सारा डिबेट करते हैं, वो इस हमारा जो नॉलेज है ना, इनफैक्ट वो वास्ट लेवल पे लेके जाता है। और ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स है, मैं तो उसको बहुत ब्लेसिंग्स फील करती हूँ कि भाई एक एक पॉइंटर्स पे आप देखेंगे। मेरे से एक स्टूडेंट ने आज बात की थी कॉल करके, मुझे बोला कि मैम मैंने ना ये उस्मा को पता है, एक लेक्चर्स होते हैं उस्मा, वो कौन से लेक्चर्स होते हैं, 5-5 6-6 घंटे के लेक्चर्स रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं आप में उस्मा? यस मैम। वो कौन से लेक्चर्स होते हैं जो आप लोग यूट्यूब पे देखते हो जो मैराथन पाँच बोलते पाँच हैं, घंटे चलाते हैं? मैराथन मैराथन। वन शॉट। मैराथन और समथिंग लाइक दैट जो लेक्चर्स चलाते हैं। हाँ, वन शॉट। हाँ, मतलब वन शॉट में पूरा पढ़ के जाओ, 4 घंटे का वीडियो, 5 घंटे का वीडियो। तो मुझे उसने कॉल करके बताया कि आज दिन तक है ना, मैंने वो 4-5 घंटे का वीडियो देखा है, लेकिन आपका जो 1 घंटे का वीडियो होता है ना, मैं नहीं देखता हूँ। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि वो 5 घंटे में हमको सब सिखाती थी, तुम 1 घंटे में उतना ही सिखाती हो सिर्फ, तो उसके लिए हमारा टाइम वेस्ट होता है। मैंने बोला अच्छी बात है, अगर टाइम वेस्ट होता है तो तुम 5 घंटे की वीडियो देखो, 1 घंटे की वीडियो देख के तुम्हारा फायदा नहीं है वैसे भी। मैंने उससे ये कहा। लेटर ऑन आज मेरे को उसका कॉल आ रहा है कि मैम अगर मैंने आपकी वो 1 घंटे की वीडियो देखी होती ना, तो मेरे को पता चलता कि वो सेक्शन को पोस्टमार्टम कैसे किया जाता है, एक एक वर्ड को इंटरप्रेटेड कैसे किया जाता है, और एक ही वर्ड को पकड़ के हम लोग कितने पॉइंटर्स बना के उसको लिख सकते हैं। आज मेरे को फोन करके ये बोला गया है।
मैम कि वो जो मैंने पहले आपसे ये होती कहा है था। वो रिवीजन बेसिस पे सही होती है, रिवीजन बेसिस पे सही होती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखनी है तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। ये चाहिए तो आपको ये सब मालूमात होना ही पड़ेगा। आप, मैं तो आपको यहाँ पे बैठ के बताती हूँ कि तुम कोर्ट में जाओ, कोर्ट के पायरी पे पैर रखो, तो उसका तुम्हारा ग्राउंड लेवल यहाँ से शुरू होगा। तुम पुलिस स्टेशन जाओ, उससे तुम्हारा ग्राउंड लेवल यहाँ पे शुरू होगा। आप पुलिस स्टेशन में चले जाओ एज एन अक्यूज, उसको बोलो एफआईआर देखने की है। ऐसा बिहेव करेंगे ना तुम्हारे साथ में कि तुम लॉयर हो कि नहीं हो, तुमको ये नहीं पता है कि एफआईआर हमारे पास नहीं होती है, सीधा कोर्ट में चली जाती है। उसका सर्टिफाइड कॉपी तुम वहां से लेके निकालो, तुमको ये नहीं पता है क्या? तुमको वहां पे थर्ड पार्टी एफिडेविट देना रहता है। मतलब ये जो लेवल्स है, मेरे जो जूनियर्स है वो जो गलती करते थे ये सब चीजों को लेकर, मैं उनको बताना तो चलो ठीक है, लेकिन इन सब चीजों को समझने का भी आर्ट चाहिए। ये सब चीजों को भी समझने का आर्ट चाहिए, वरना आप जो सेक्शन पढ़ते हो वो पढ़ने के लिए पढ़ते हो, खाली मतलब रटोफाई करते हो उस सेक्शन को। रटोफाई करने से तुमको उस बात का फायदा नहीं मिलने वाला है, ये समझ के लेना कभी भी। करेंद्र साहब क्या कह रहे हैं? आप कुछ कह रहे हैं, आपका माइक ऑफ है। नहीं, ये वो सिर्फ पढ़ना एग्जाम पास होने के लिए है, ये प्रैक्टिस करने के लिए है, अब जो सिखाते हैं। मैं ट्राई करती हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिस प्रोसीजर्स भी बताऊं और आपके जो एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू वो भी क्लियर कर पाऊं, कोशिश करती हूँ मैं। नहीं, वन शॉट वीडियो होता अब तक 74 से 79 खत्म हो जाएगा गया होता। अब हम खत्म 74 खत्म। 75 में से अभी। हाँ, अभी तक मैं 75 भी नहीं गई हूँ, मैं 74 पे ही हूँ अभी तक। हाँ जी। चलो आगे बढ़ते हैं। Now, shall be guilty of the offense of sexual harassment any man who commits the offense specified in the clause or clause I 2 3 जो भी है, shall be punished with an rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine or both. Any man who commits an offense specified in clause 4 and subsection 1 shall be punished with an imprisonment for either description for extension 1 year or with fine. ठीक है, अभी यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो 3 ईयर और 1 ईयर का क्या है? ठीक है, यहाँ पर दो इसको डिस्कस किया है। रिगरस भी कहा गया है जिसको 3 इयर्स कहा गया है। स्पेसिफिकेशन जो हम लोग 4 और का सबसेक्शन 1 बोल रहे हैं, वहां पर जो पनिशमेंट है वो सिर्फ 1 ईयर की है। ठीक है, वहां पर सब जो है पनिशमेंट सिर्फ 1 ईयर की है। और वहां पर आपने क्या देखा, जो रिगरस पनिशमेंट भी है जो 3 इयर्स की है, और उसमें जो क्लॉज डिस्कस है वो क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 1, और उसकी पनिशमेंट जो है वो 3 इयर्स की है। इतना ध्यान पे है, मैं इसको बताती हूँ, डोंट वरी। ये ध्यान पे है मैंने क्या कहा, दो पार्ट्स ऑफ पनिशमेंट यहाँ पे डिस्कस है, जिसमें आपके दो डिवाइडेड क्लॉजेस है। ठीक है, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 1, जिसकी पनिशमेंट कितनी है? 3 इयर्स। आपने क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में पढ़ा, पहले फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिर डिमांड की बात करी, फिर पोर्नोग्राफी की बात करी हम लोगों ने। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद यहाँ पर जो पनिशमेंट कितनी है? 3 इयर्स की है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे फोर्थ क्लॉज की बात की गई है जो सबसेक्शन 1 के अंदर है, वहां पर पनिशमेंट है 1 ईयर। ठीक है, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। अब कलर्ड रिमार्क्स को लेकर मैंने फक ऑफ कह दिया आपको। दूसरी चीज मैंने आपको ये बता दी है कि जैसे मैम ने ये बताया कि आपका जो प्रॉपर्टी रिलेटेड केसेस होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगाई जाती है, आउटसाइड द कर्ट्स वहां पे स्पीकर्स लगाए जाते हैं, वो दूसरों को सुनाई देता है। और ये लैंड माफियाज का गेम होता है, जिनको वाइट क्रिमिनल्स कहते हैं। इनको पकड़ना नामुमकिन होता है, उसके बाद भी हम लोग सिर्फ कहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ पे ओनली इन द क्लचेस ऑफ 1 ईयर का पनिशमेंट, फाइन और बोथ। ठीक है, इज दैट क्लियर? 3 इयर्स, 1 ईयर, दोनों के बीच में डिफरेंस क्लियर? क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3 क्लियर? मैम लेकिन अगर हम इसको इसको जैसे आप बोल रहे हो, अगर हम बहुत डायरेक्टली और बहुत डेडिकेटेडली इस गेम को खत्म करें, तो वी इवन 1 ईयर फॉर दैट बिजनेसमैन विल बी वेरी शेमफुल। इवन 1 मंथ की सजा अगर लेते हैं तो उसके लिए बहुत बुरा होता है तो, लेकिन वो लेने के लिए ही तो हमको एफर्ट्स लगाने हैं ना, मैम। इसीलिए उसमें हम तो बोल रहे हैं। पिस जाता है, उसमें तो लॉयर होने के नाते somebody with absolute dedication only can do it, क्योंकि इसको तोड़ मरोड़ के जज को हैमर करना पड़ता है, फ्रॉम नॉट फ्रॉम द डायस बट फ्रॉम द
पॉइंट वेयर द लॉयर इज स्टैंडिंग। तो वो आइवरी टावर तक आवाज कब पहुंचेगी? वो रोज पहुंचनी चाहिए और उतनी जोर से। तब तक वो तो है ना, आप जैसे करोगे वैसे आप पाओगे, ये तो मतलब बिल्कुल है। वेरी करेक्ट। ठीक है। मैम ये डीएसके का केस भी हुआ था, ये राम रहीम भी है, तो आपको ये सब वन वन आपको पता केसेस है की वजह डीएस के से नहीं केस में पकड़े हम, गए ना। हाँ हमारा तो डीएस के केस में 10 करोड़ रुपया गया, हम भी विक्टिम है उसमें। मैम वो मतलब माई डीएसके सेल्फ इज अ बहुत विक्टिम इन डीएस के केस। हाँ मैम, डीएसके का तो कुछ और ही लेवल चल रहा था। इफ यू हैव सीन द केस, वो एक तो फाइनेंशियल फ्रॉड है, यस वी अग्री, बट उसका तो कुछ और ही आसाराम बापू की तरह चल रहा था। इसीलिए तो मैं बोला ना कि हमारा तो, हम तो उसमें नहीं आए आश्रम में, लेकिन 10 करोड़ का फटका हमको भी दिया है उसने। आई कैन शो यू द स्टेटमेंट्स ऑल्सो कि हमसे देखो उसने क्या करा के लिए था। एंड कैसे होता है कि कभी कभी जो घर के बड़े होते हैं उनके डिसीजन में हम लोग थोड़ा सा कैरिड हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें होती है जो बिहाइंड द पिक्चर्स होती है, जो हमको यहाँ पे मैं नहीं बता पाऊंगी आपको। वंस फॉर एंड ऑल वी कैन डिस्कस ओवर द कॉल, आई टेल यू कि व्हाट डीएसके का चैप्टर है। अगर आप लोगों को उस्मा, आप जो भी यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप डीएसके का जो केस है उसको स्टडी कर सकते हो ना, आप लोगों के लिए एक तो लैंड के जो मैटर्स है वो क्लियर हो जाते हैं, सिविल रेमेडी और क्रिमिनल का जो एस्पेक्ट है वो दोनों मिला के हम लोग उसमें निकलते हैं। ओके मैम। उसको केस का बिल्कुल पूरा पढ़िए ना। केस का पुणे का पूरा केस है, पुणे का। बोलिए। पुणे का केस है ये डीएसके का। ये लैंड Process होती है। माफिया है। इसने क्या लोगों को उल्लू बनाया, इतना पैसा भरा भरा के उनकी जो वाट लगाई ना, डेबेंचर्स के फॉर्म में, शेयर्स के फॉर्म में, उसने जो चीजें करी है, माइंड ब्लोइंग और मास्टर ब्लास्टर आइडियाज के। और इसमें तो 100% जो कलर्ड रिमार्क है ना वो तो बैठ रहा ही है यहाँ पर, उसको पढ़ के देखना आप सर्च करो गूगल पे, मैम डीएसके पूना का केस है ये। तो मैम उसका ना राम एक रहीम ने एक तो वो ये किया भी था। है, उसका एक ओल्ड एज होम भी था, जिस जिस पे नजर रखने के बाद काफी सारा बाहर निकला। आई डोंट नो अगर आपने वो साइड भी देखा है इसका इसका ये डीएसके का, क्या इसका। हाँ, ये वो क्या आपको बोलते पता है हैं। वो यरोडा जेल में कैसे था वो? हाँ, आपने उसको सेक्लूडेड सेल में था मैम, हाँ, उसने फुल सेक्लूजन में था वो। उसने फुल मजा किया है वहां पर अंदर बैठ के। हाँ, he had enjoyed, he has sued the people with the investors of 2 crores, 43 crores समथिंग ऐसे अमाउंट है, 20 और कितना था वो, 2000 crores समथिंग ऐसे कुछ तो अमाउंट था उसका। कितना अमाउंट था आपको पता है? 2000 समथिंग था ना, 2000 crores। नहीं नहीं मैम, इन एवरी केस फ्यू थाउजेंड करोड़ है। कुछ बहुत बड़ा फिगर है, कुछ क्योंकि वन 10 crores, 10 crores तो हमारे ही था। मैम, मैम नहीं, कुछ 1000 करोड़ का है। नहीं, 2000 crores का है। अच्छा अच्छा, ओके। 2000 crores का है, मैं वही बोल रही हूँ ना कि कितना मैम था, वो 1 के 2। ट्रम्प मैम वो ट्रम्प टावर्स भी है, ये भी है, वो भी है, काफी उसका है मैम। बहुत सारा है। एक्चुअली ना इस एंड इस मैम केस के ऊपर ना हम ये लोगों को एक अलग से एक सेशन लेना चाहिए डीएसके के केस के ऊपर, जिसमें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ। आपको क्या लगता है मैम, एक लेना चाहिए ना एक सेशन डीएसके के केस के मैम ऊपर? मैम डीएसके के सेक्शन पे भी लेना चाहिए। और ये वन ऑड केसेस जो है, ये बाबाज बुआज जो भी है, सिंस हम लोग ये सेक्सुअल क्राइम्स पढ़ रहे हैं, आई थिंक हमने ये मेजर मेजर सत्य साई बाबा ये वो सब लेना चाहिए। एक्चुअली क्योंकि एक्चुअली राम मैम रहीम, हमको सत्य साई बाबा, हमको ना, फिर डीएसके। क्योंकि मैम एक एक केस की वजह से ही पकड़े गए हैं वो लोग। तो ये लोगों को भी पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली कि और मतलब इन कैसे। और मैम इन लोगों के आश्रम बापू साथ पर अन्याय होगा वो बोलते मैडम अकेले वो। नहीं थे, ऐसी मतलब वुमेन भी उनके साथ थी, जो चालू थी, मर्डरस वुमेन थी। एक्चुअली तो आपको पता है, ये आप जो बोलो ना आश्रम का केस और ये केस सब डिस्कस करना चाहिए हम लोगों को यहाँ पर।
आई थिंक मैम हम इसको थोड़ा इस तरह से अगर थोड़ा कंटिन्यू और करेंगे ना। डायरेक्शन में थोड़ा और डायरेक्शन में चले जाएगा, बोर तो नहीं हो जाएंगे ये लोग? आपको क्या लग नहीं रहा है नहीं पता मैम, नहीं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हम क्या कर सकते हैं, ये केस तो चाहिए ना मैम अपने को। उसमें आपको चलेगा कि हम लोग ये सारे केसेस के ऊपर डीएस के होने दो, राम रहीम मैम होने उजमा, दो, आशाराम होने दो, उजमा सब तो केसेस जज पे डिस्कस बनने करें? वाली है, उजमा को तो चाहिए ही चाहिए। है उजमा? यस मैम, चाहिए। ठीक है, एक सेशन रखेंगे जिसमें ना मैं आप लोगों को डीएसके का तो पूरा हिस्ट्री बता दूंगी आप लोगों को फुल टू, क्योंकि उस केस में मैं स्टार्ट से रही हूँ। उसका क्रिमिनल, उसका सिविल, अब जो उसकी कंपनी जिसने अक्वायर की है, अभी तक मैं उस केस में हूँ, क्योंकि इसमें पर्सनल केस नहीं तो मैं, मुझे भी इतना डिटेल नॉलेज नहीं होता उसको लेकर, मैंने इनसाइड द सर्कल जाके देखा है उसको। चलो, physical contact demand, request for sexual favors, showing a pornography against will, making sexually colored remarks, unwelcome and explicit sexual offenses that comes under the criteria of sexual harassment. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई डिफिकल्टी है? Anybody has a problem till here? No, no? I hope so, no. Now, if we go for नए में aggravated मैडम forms of assault सेक्शन and criminal 75 है force, मैडम, किताब में दिएगा नए में नया में 75 है मैडम सेक्शन। 75 की है क्या उधर? हाँ 74 को 75 की है इन्होंने? अच्छा। 74 से शुरू हो, 74 हम्म, 74 टू सेक्सुअल 79। हरासमेंट है ना मैडम, 75 है। सेक्सुअल हैरेसमेंट 75 है, ठीक है, 75 पढ़ेंगे उसको बीएनएस। ठीक है, चलो। नाउ एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। अब देखो, जो क्रिमिनल फोर्स इंक्लूड करते हैं, मैंने आपको असॉल्ट के बारे में अच्छी तरह से बहुत पोस्टमार्टम भी बताया कि एक असॉल्ट हमला कैसे होता है, किस तरीके से होता है, क्रिमिनल फोर्स कहाँ पे, मोशन क्या हो गया, और मोशन के बाद में विदाउट कंसेंट हो गया तो क्रिमिनल फोर्स का कैसे ये लिया जाता है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ना, जो इंटेंशन कैरी आउट करते हैं, जिसमें वुमेन की जो मॉडेस्टी होती है वो आउटरीच होती है, जिसमें उसको इस बात का पूरा पूरा नॉलेज है कि उसकी मॉडेस्टी को ये हो सकता है। तो दीज आर द एग्रावेटेड फॉर्म्स जहां पर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स को इस तरीके से डिस्कस किया गया है। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर जो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में अगर अपन देख रहे हैं, तो उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए कि उसकी इंटेंशन होनी चाहिए उसको करने के लिए। ठीक है, इंटेंशन मस्ट है यहाँ पर, और जो नॉलेज है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट में इंटेंशन और नॉलेज की बात की गई है, समाप्त है यहाँ पर। दीज आर द एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ असॉल्ट एंड क्रिमिनल फोर्स। ठीक है, क्लियर हुआ? कलंदर साहब क्लियर? यस मैम। सत्या क्लियर हुआ आपको? राजेश? यस मैम। चलो, अब यहाँ पर है ना, मैंने आपको फाइन का डिस्कशन किया है। अब ये ना जो है, ये जो यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कुछ कोशिश कर रही हूँ, तो ये क्या है, मतलब यहाँ पर वुमेन की मॉडेस्टी को लेकर अगर मैं ये दिखा रही हूँ, तो दिस इज फॉर अ क्रिमिनल फोर्स, और दिस इज फॉर एन असॉल्ट, और दिस इज फॉर अ मर्डर, और दिस इज फॉर कल्पेबल होमोसाइड। क्या है ये? असॉल्ट, दिस इज फॉर एन असॉल्ट, नो असॉल्ट और क्रिमिनल क्रिमिनल फोर्स। फोर्स। अगर हाँ सिर्फ दिखा रहा है तो असॉल्ट हुआ, और अगर हाँ, यूज कर रहा है तो क्रिमिनल फोर्स हो गया। ओके फाइन। अगर मर जाता है तो मर्डर। अगर उसकी इंटेंशन नहीं है मर्डर करने की तो नहीं, तो वैसे थोड़ी होता है। मजाक कर रही हूँ। चलो, यहाँ पर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स ऑफ वुमेन विद इंटेंशन टू आउटरेज हर मॉडेस्टी, जहां पर आप देखेंगे इंटेंशन और नॉलेज का जो इंग्रेडिएंट है वो प्रेजेंट होना चाहिए, जिसमें अगर वुमेन की मॉडेस्टी जो है वो आउटरेज होती है, जिसमें असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स आ जाता है, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो 5 years प्लस फाइन हो जाती है। आई बात समझ में? ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये जो वेपन है उसको दिखाया। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे बढ़ू? यस मैम। assault or use of a criminal force to women with intent to disrobe। डिसरोब का मतलब है निर्वस्त्र करना। ठीक है, सामने वाले को नेकेड
ये देखने की करना। तो यहाँ पर जो इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है ये असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स की बात करता है और अबेटमेंट की बात करता है। ठीक है, अगर सामने वाला अबेट कर रहा है इस चीज को लेकर, भाई देखा, एक जैसे हम कॉलेज में रहते थे तो शर्त लगाते थे, तो इस लड़की को ऐसा करके दिखा, ठीक है, तो वो सामने वाला उसको क्या कर रहा है, अबेट कर रहा है, और उसके कहने पे वो लड़का जाके उसको अगर डिसरोब कर रहा है, नेकेड कर रहा है, तो यहाँ पर जो वो एक्स पर्सन है, तो ही विल बी गिल्टी ओनली फॉर द ऑफेंस विच इज ऑफ अबेटमेंट और ऑल्सो फॉर डिसरोब, और ही विल बी कमिंग अंडर द क्लचेस ऑफ सेक्शन नंबर 75 ऑल्सो। किस में बैठेगा? असॉल्ट तो सामने वाला कर रहा है, क्रिमिनल फोर्स भी सामने वाला कर रहा है, लेकिन एक पर्सन है जो अबेट कर रहा है, तो ही विल बी पनिशेबल फॉर कॉम्पिलिंग दैट पर्सन टू गेट नेकेड। उसको कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जा उसको नंगा कर, या फिर ऐसा कि भाई उसने सिर्फ अबेट किया है तो उसको सिर्फ पनिशमेंट अबेटमेंट की देके बाकी सब उसको छोड़ दिया जाएगा कि जिसने किया है वो जाके he'll be liable for the punishment. नहीं मैम, The कॉमन punishment is इंटेंशन for लगेगा। very good common intention लगेगा। तो अगर कॉमन इंटेंशन आ जाता है तो वो भी सबको सिर्फ, लगेगी सजा। हाँ, वेरी वेरी गुड, आया बात ध्यान पे? क्लियर यस हुआ मैम, ये चीज? यस मैम। क्लियर हुआ? निर्वस्त्र क्लियर हुआ, इंटेंशन क्लियर हुआ, डिसरोब का मतलब क्लियर हुआ, कॉम्पील करना कि उसको तू नेकेड करेगा, तो यहाँ पर पनिशमेंट फॉर अ टर्म नॉट लेस देन 3 years होगी, और एक्सटेंशन कितनी है, 7 years की है, और फाइन भी है। क्लियर? डिसरोब क्लियर? चलो, नाउ यहाँ पर है ना, मैंने असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स का जो डिसरोब के लिए मैं बता दूं आपको कि कोई भी मैन अगर किसी वुमेन को असॉल्ट करता है, मारता है, हमला करता है, या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, या अबेट करता है, जिसकी इंटेंशन ही है सामने वाली लड़की को निर्वस्त्र करने की या कॉम्पील करने के लिए कि भाई जैसे वो नेकेड हो जाए, तो ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स के इंटेंशंस को सामने वाले को डिसरोब में आते हैं। तो दिस इज व्हाट कॉल एज दिस इज कॉल्ड एज असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स। किसको? वुमेन को विथ एन इंटेंशन टू वुमेन को डिसरोब कर। डिसरोब। ठीक है, यस ठीक है, डिसरोब क्लियर, वेरी सिंपल और बहुत नैरो पॉइंट है, इतना डिस्कस करने वाली नहीं है, बस समझने वाली बात है इसको। ठीक है, वेरी नैरो टू डिस्कस। सोनिया मैम, आपको कुछ पॉइंट है इसको डिसरोब पे ऊपर कुछ डिस्कस करने के लिए? एनी साइटेशन और केस लॉ विच यू लाइक टू डिस्कस? नहीं मैम, हम ये बाकी के लोगों को करेंगे ना, तो वी विल डिस्कस केस वाइज ना, तो ज्यादा हाँ बेटर हाँ, होगा। तो मैं आपको ऐसा बता मुझे दूं कि डिसरोब के ऊपर जो ज्यादातर केस लॉ जो है वो कौन सी आती है डिसरोब के ऊपर, जो सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की जजमेंट, बॉम्बे हाई कोर्ट की जजमेंट को ये किया गया था मैम डिसरोब के एक ऊपर। केस था, उसका क्या कहते हैं, जो ब्लैक मैजिक करते हैं ना, हाँ 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 उनका केस था कि उन्होंने लड़की को बोला था ऐसे डिसरोब करने के लिए, तो उनका हाँ, केस गया था कोर्ट मतलब वो में। तंत्र मंत्र करके वो वाला केस यस था मैम, एक, है यस ना? वो मैम। कौन सा था, वो सतीश वर्सेस महाराष्ट्र का केस था क्या? देखो ज्यादा करके नाम मैम नाम यही याद है। नहीं, मैम नाम हम कंपाइल करते हैं ना, हम जब आते हैं तो ऑल ऑफ अस विल कंपाइल ऑल दिस एंड कम बैक टू यू। यस यस, इफ यू ऑल कैन डू दैट देन विल बी अ वेरी ग्रेटफुल कि हम लोग पूरा अगर कॉम्पिलेशन लेके आते हैं इन सब चीजों का कि राम रहीम हो गया या एनी अदर केसेस विच जो भी डिसरोप को लेकर हो गया, सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर, मतलब वॉट एवर द केसेस जो लेटेस्ट जजमेंट्स है करंट अफेयर्स को लेकर अगर अपन डिस्कस करें तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर ईच वन, फ्रूटफुल हो जाएगा मेरा ये जो चल रहा है। ठीक है, चलो आगे। मैम मैं देती हूँ, इसका जिस्ट देती हूँ, सारे केसेस का देती हूँ, 354 इंक्लूडिंग ब्लैक मैजिक, मैल और हमारे यहाँ पे तो ब्लैक मैजिक एक्ट है ना, आपको पता है? दूसरे जगह पे तो ब्लैक मैजिक एक्ट ही नहीं, महाराष्ट्र को है। पहले तो ये था ना कि महाराष्ट्र को ब्लैक मैजिक एक्ट है। 2000 कितने में आई थी फर्स्ट केस, मैंने देखा था 2016 के आसपास। टू 2013 के आसपास है ना, मैं वो 16 में नरेंद्र देखा था। दाभोलकर मरने के बाद में। नहीं, एक हमारे इधर ना एक बाबा है, वो बोलता है कि मेरे अंदर है ना भगवान आता है, ठीक है, और व्हाट ही डज, वो जंप मारता है इतना जोर जोर से, फिर लोग ऐसे बोलते हैं भगवान आया भगवान आया भगवान आया, ठीक है, और वो क्या करता है, अपने हाथों से गोल्ड गिराता है
जो गिनी गिनी गोल्ड कॉइन्स जैसे बोलते हैं अपन, ठीक है, वो क्या करता है ना, वो ऐसे ड्रॉप डाउन करता है उन सब चीजों को ऐसे। तो थोड़ा सा अजीब लगता है ये बात कहने के लिए मुझे कि टू अ सर्टेन एक्सटेंट कि ऐसे भी होता है। फिर ये केस हुआ। अब एक जने को उसने क्या किया ना, मतलब अपना ये बना लिया, ठीक है, मतलब उसको इन्फ्लुएंस किया, और वो इन्फ्लुएंस में ना उस लड़के ने शादी की हुई थी, ठीक है, लड़का शादीशुदा था, उसने क्या किया, अपने घर बार को छोड़ दिया और बोला कि नहीं, मुझे आई वांट टू बी द डिसाइपल ऑफ दिस गुरु, ठीक है, ऐसे करके उसने लड़की को तलाक दे दिया, बच्चे को छोड़ दिया। अब जो माँ बाप है, माँ बाप जानते हैं कि जो वो बाबा है, he is not a baba but he pretends to be a baba by doing a black magic on that person, वो उसको इन्फ्लुएंस करके गया है, ठीक है। अब जब समझो वो कहाँ पे भी जाता है आता है, तो वो उसके साथ में जाता है, समझो वो बैठता है, उसकी सेवा करता है, आई मीन टू से उसकी पूरी सेवा करता है। दिस इज द केस विथ मी ओनली, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी मेरा उसमें क्या क्रॉस हुआ है एंड ऑल। बेंगलुरु का नित्यानंद का केस है ना, हाँ, नित्यानंद के केस के जैसे ही ये केस है। सेम। नित्यानंद का तो केस भी बाद में हुआ था, मेरे पास तो उससे भी पहले आया था ये। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ऐसे करके उसको, उसकी माँ और उसके फादर जो है ना, वो चाहते हैं कि उनके बेटे वापस आ जाए उसको छोड़ के, बिकॉज दे न्यू कि वो जो है इज एन एक्टर। और एक्चुअली दैट पर्सन जो है, जो बोलता है मेरे अंदर भगवान आ गया, भगवान आ गया, ही यूज टू बी अ कैमरामैन, ही यूज टू बी अ कैमरामैन, अ वेरी कॉमन पर्सन, ठीक है। उसने जैसे एक कॉमन, जैसे हम लोग कॉमन पर्सन होंगे, वैसे ही वो कॉमन पर्सन होता था, वो कैमरास का काम करता था, वीडियो शूटिंग्स करता था, और ही इज टू अर्न वेरी गुड। लेटर ऑन उसके पार्ट में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट ऑल, मेरे को इतना करप्ट नहीं मालूम है उनका स्टोरी। फिर ऐसे करके ही टर्न्ड इनटू अ कॉल्ड बाबा, एंड आफ्टर दैट उसने क्या किया, वो एक चोला पहन के घूमने लगा, ही मेड डिसाइपल्स, उसको फॉलो करने लगे, पीपल गॉन मैड, भगवान आया, भगवान आया, दे शाउट। और उसके बाद में जब वो वहां पे खड़ा होता है, तो गोल्ड कॉइन्स जो होती है वो सर्कुलेट होती है, लोग पागल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको काफी सारा ये है कि भाई उसके अंदर ऐसा भगवान आता है जो गोल्ड कॉइन्स भी हमको देता है। तो पीपल आर मैड बिहाइंड ऑल दिस। तो मैम एफआईआर करने हो में गई। तो देश की जीडीपी बढ़ जाएगी। हाँ, वो तो है, एफआईआर हो गई वहां पे, ठीक है। एफआईआर होने के बाद में अब मदर और फादर का स्टेटमेंट लिया जा रहा है, प्रोसिक्यूशन की चोरी है, उसको प्रूव करनी है कि भाई ये जो है वो झूठा तांत्रिक है, इसका कुछ है नहीं। तो क्या हुआ, कोर्ट से जो है ना, जो उसमें ओरिजिनल सीडी थी कि वो बाबा आने का एक्टिंग कर रहा है, एक पर्सन वहां पे गया था उसके जो इसमें, और उसने एक वीडियो निकाला था। अब वहां से क्या हो गया, कोर्ट के पास जो ओरिजिनल वीडियो था, जिससे हम सीडी, पहले तो हमारे पास सीडी हुआ करती थी, हमारे पास थोड़ी ये पेन ड्राइव इतना चलता था पहले, पहले तो हमारे पास वो सीडी हुआ करती, हम सीडी देते थे कोर्ट के पास में। तो हमने वो सीडी को जमा किया था, और कोर्ट के पास में वो सीडी का जो भी हमारा एविडेंसेस थे, वो कोर्ट से गुम हो गए, ठीक है। अब वैसे सब कोर्ट के ऊपर मतलब डाउट आ गया ना कि ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, केस इतना ये है, और कोर्ट के पास ऑलरेडी वहां पे आर्टिकल्स दिए हुए हैं, तो वो कहाँ गया। अब कोर्ट के ऊपर भी आ गया कि ये सब चीजें कहाँ चली गई। तो इसके बाद बहुत ढूंढा किया, कुछ भी किया, साम दाम दंड भेद सब यूज करके देखा, लेकिन वो आज दिन तक वो सीडी कोर्ट में नहीं है। जो मेजर प्रूफ था उस बाबा के अगेंस्ट, हम प्रूफ कर सकते थे कि भाई ये जो है ना, ये सिर्फ नाटक करता है, इसके अलावा ये कोई भगवान भगवान नहीं आता है इसके पास, ही जस्ट कॉल हिमसेल्फ टू बी अ भगवान। भगवान अगर ये लोग इंसान बन जाते तो वो एक्चुअल जो अल्लाह है, एक्चुअल वो भगवान, वो किधर जाएंगे, उनका तो नाम खत्म हो जाएगा। तो उसके ऊपर है ना यहाँ पर पीपीज जो है ना चेंज होते रहते हैं, आपको बता दूं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो होते हैं ना ट्रांसफर होते रहते हैं। वेरी वेरी इंटेलिजेंट एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर आई, उसने जज को एकदम राइटिंग में एक एप्लीकेशन दिया कि आपके कोर्ट से गुम हुआ है, और उसके साथ में उसने डीजे को ये कर दिया। और विद इन जो इसके पहले वाला जो भाऊ साहब हम लोग बोलते हैं, आप बाबू बोलते हैं, जो भी बोलते हो आपके यहाँ पे, उसको पकड़ा गया। और उसके बाद में वो सारे सीडीज और वो सब कुछ मिलने के बाद में नाउ द केस इज इन आवर हैंड। तो ये सब चीजें भी होती है जो राउंड द क्लॉक हमको पता नहीं होती। हमको पता है कि राम रहीम का केस है, लेकिन इनसाइड द स्टोरी राम रहीम की क्या है अपने को नहीं मालूम। वी कैन रीड आउट द केस, यस। हमको पता है कि फैक्ट्स क्या है, फैक्ट इन इशू क्या है,
लेकिन जो केस हम चलाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है ना, हमारे को एक ये रहता है कि उसको डिटेल डेप्थली स्टडी करें, और उसमें देखो कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज आ रही है कि अरे देखो ऐसा हुआ, अरे देखो ऐसा हुआ। तो ये सब आप लोगों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ यस, नहीं वो बातें जाने तो ही वो सही है, व्यू। क्योंकि उसके ऊपर बाद में ऊपर ना कुछ आप जो केस चलाओगे ना, वो आपको तोड़ी नहीं है। आप जो केस चलाओगे ना, आपको तोड़ी नहीं है। उस भगवान भगवान को आप कैसे टर्न करोगे ना, वो भगवान है क्या नहीं है, वो आप बताओगे कि वो सच्ची में भगवान भी है क्या नहीं। चलो एंड करते हैं क्लास को। आई होप यहाँ तक आपको समझा। इट्स मोर देन 2 hours अपन यहाँ पे है ऑलमोस्ट। ठीक है, ठीक। आगे कंप्लीट कर दूंगी मैं, और इसके साथ में आप लोग कल क्लास जो होगी मैं टाइम सेंड कर दूंगी। देयर विल बी अ क्लास टुमारो। ठीक है, तो इसके बीच में जब नहीं होगी मैं बताऊंगी। ओके, सो थोड़ा सा कोऑपरेट ओके करो, मैम, बाकी सही चल रहा है अपना जो भी है। थैंक यू थैंक मैम। यू मैम।